दोस्तों, ये बात है 7-8 साल पहले की। पश्चिम बंगाल में ट्रेनों में एक बुढ़िया भीख मांगा करती है। उम्र होगी यही कोई 60-65 साल की। दुबली-पतली है और मतलब दीनहीन और कातर सी बुढ़िया थी। तो वो गाने गा के भीख मांगा करती, यानी ट्रेनों के डिब्बों में वो चलती रहा करती, गाने गाती रहा करती, लोगों से भीख माँगती रहा करती। कोई उसको 10 पैसे दे देता, कोई ₹1, कोई ₹2, कोई बचा हुआ खाना दे देता। तो इसी तरह वो अपना गुज़ारा कर रही थी। और उसमें वो ये था कि उसका ठीक-ठाक सा गुज़ारा हो जाया करता और वो अपनी ज़िंदगी के दिन काट रही थी। तो एक दिन वो जब गाना गा रही थी, तो उस ट्रेन के अंदर कोई वो बैठा हुआ था संगीतकार, गीतकार। तो उसने देखा कि उस जो बुढ़िया की आवाज़ है ना, वो ठीक-ठाक सी है और वो सुनने में अच्छा लगता है थोड़ा। तो वो उसको पकड़ के ले गया कि ये हिमेश रेशमिया है गायक, जो नाक में गाना गाता है। तो उसको उसने गाना सुनाया, तो हिमेश रेशमिया को गाना तो पसंद आया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं टैलेंट हंट के नाम से ये लोगों को दिखा दूँ कि देखो, मैं ट्रेन में से भी हीरे छुपे पड़े हैं और उनको मैं ढूँढ के लाके ना और अपनी एक उपलब्धि साबित कर दूँ इसको। और उसने ऐसा ही किया। अब कहाँ तो वो ट्रेन में गाना गाया करती थी, उसके गाने को तो क्या स उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी दीनहीन अवस्था को देखते हुए लोग उसको पैसे दे दिया करते, गुज़ारा हो जाया करता। लेकिन वही जब उसने डोल्बी स्टूडियो के अंदर गाना रिकॉर्ड किया, तो वहाँ पर साउंड प्रूफर सब कुछ ऐसा वो होता है, मशीनों का कुछ ऐसा होता है कि आदमी गायक ना हो तब भी वो गाना गाता है, तो ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा गायक है। और उसने ये जो गाना था ना, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी, शोर फ़िल्म का, वो गाना रिकॉर्ड करके ना पब्लिक के सामने वो कर दिया और मीडिया में एडवर्टाइज़मेंट कर दी कि ट्रेनों में देखो हमारे देश के अंदर कितना छुपा हुआ टैलेंट है और ट्रेनों के अंदर कितना बिखरा पड़ा है और मैंने ये टैलेंट हंट किया है, टैलेंट सर्च किया है और ये खोज है मेरी और देखो कितना सुरीला है। उसको इस तरह से एक तरह से गायिका बना के पेश कर दिया और वो छा गई मीडिया के अंदर और लोग उसको वास्तव में सुनने लग गए। हिमेश रेशमिया का जो प्रयास था मार्केटिंग करके ने और अपना नाम करने का, वो भी सफल हो गया और उधर से उस बुढ़िया का जो गाना था वो भी हिट हो गया। तो लोग उसको पैसे देने लगे, गाने गवाने लगे। तो थोड़ा हा उसका ये था कि ठीक-ठाक सा उसका करियर चल पड़ा और उसकी कुछ तो हिमेश रेशमिया ने, कुछ और फ़िल्म वालों ने उसको कुछ पैसे दे दिए, 5-7 लाख रुपए। तो जैसे ही उसके पास वो पैसे आए, उसका हुलिया ही बिगड़ गया सारा। हुलिया बदल गया, मतलब और चेहरे के ऊपर वो मेकअप वगैरह लगा के गहने-वहने डाल के पता नहीं वो असली थे या नकली। लेकिन वो एक तरह से अपने आप को हीरोइन समझने लगी और कहाँ उस ट्रेन के अंदर कोई उसको धक्के मार के भगा दिया करता, कोई उसको पकड़ के कह दिया आगे चल या फिर कोई उसको खाना दे दिया था, ये हालत हुआ करती। और कोई आदमी उसको हाथ भी लगा दिया करता, तो वो अपनी ये सोचा करती कि देखो मैं कितनी किस्मत वालों को लोग मुझे छू रहे हैं, यानी एक तरह से इतनी बुरी हालत थी उसकी। तो जब उसको गाने मिलने लगे और उसका नाम होने लगा, तो पता नहीं कैसे क्या उसमें इतना अहंकार आ गया कि वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझने लगी। तो जब इस पे सोशल मीडिया पे गाने आए, तो लोग तो फॉलोवर तो हो ही जाते हैं, प्रशंसक तो हो ही जाते हैं। तो ऐसे ही वो कहीं किसी उसमें फंक्शन में जा रही थी, तो कोई उसकी एक ऐसे फॉलोअर थी, प्रशंसक थी। तो उसने सोचा कि आज तो ये इतनी अच्छी गायिका है, क्यों ना इसके साथ एक सेल्फी ली जाए। तो उसने पीछे से जाकर ना बड़े प्यार से उसके हाथ रख दिया कंधे के ऊपर सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही उसने हाथ रखा, तो वो जो गायिका थी उसका नाम था रानू मंडल। तो वो जो रानू मंडल थी, वो एकदम बिदक के पड़ी और उस औरत के ऊपर, जो कि स्टेटस में उससे कई गुना बढ़िया थी, और उसने उसके ऊपर ऐसी डाँट पिलाई कि ये क्या है? तुम्हारी कैसी तमीज़ है? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं सेलिब्रिटी हूँ और मेरे कंधे पे तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? छूने की हिम्मत कैसे हुई? और उसको ऐसा अड़काया कि वो प्रशंसिका जो उसकी थी, जो उसके साथ सेल्फी लेना चाह रही थी और ये दिखाना चाह रही थी कि देखो मैंने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया, वो रोने लगी, उसकी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई। और जब वो ये सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ आप देख लेना, रानू मंडल का वो किसी महिला को बेइज़्ज़त करते हुए, ये सर्च करो इतना मिल जाएगा और वो किस तरह से उसको ये कह रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी को ऐसे टच करते हैं क्या? यानी जो औरत भीख माँग के अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करती, वो थोड़ी-सी उसको सफलता क्या मिली, थोड़ा-सा उसको नाम क्या मिला, उसका तो सभी कुछ बदल गया, ज़बान बदल गई उसकी, शरीर बदल गई। मेरे इसके ऊपर फ़ोटो ये देखिए, पहले जो ट्रेन में भीख माँगा करती, थंबनेल के ऊपर फ़ोटो है। पहले जब वो भीख माँगा करती तब का फ़ोटो है और उसके बाद जब वो सेलिब्रिटी अपने आप को समझने लगी है, 5-7 लाख रुपए मिलते ही, तब उसके चेहरे का मेकअप और वो मेरी थंबनेल पे देखना आप, वही सा रानू मंडल ही है।
तो दोस्तों मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैं उस टाइम प्रिंट मीडिया में था तो पत्रकारिता किया था तो मैंने अपने संपादकीय में एक लेख लिखा था कि रानू मंडल जितनी चढ़नी थी चढ़ चुकी, आज से इसका पतन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पता नहीं किस सद्कर्मों के कारण परमात्मा ने इसको ये सफलता दी है। लेकिन सफलता पाते जो आदमी नम्रता छोड़ देता है ना, वो जहाँ से चला था वहीं पर आ जाता है एक दिन। और जो नम्रता बनाए रखता है, परमात्मा उसको और ज़्यादा सफल बनाता है और ज़्यादा ऊँचाइयाँ देता है उसको। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा होता है, पब्लिक के प्रति व्यवहार अच्छा होता है, नम्र होता है, अहंकार नहीं होता उसके अंदर। तो जैसे ही उसने वो किया तो वास्तव में उसका पतन शुरू हो गया और फिर कोविड शुरू हो गया और कोविड में किसी ने भी उसको गाने नहीं दिए और वो आज भी ट्रेनों के अंदर भीख माँग कर अपना गुज़ारा करने लग रही है। उस सेलिब्रिटी के बाद की जो उसकी स्थिति ये भी मैंने थंबनेल में दे रखी है, आप तीनों फ़ोटो देख लेना। सेलिब्रिटी होने से पहले का फ़ोटो, जब वो सेलिब्रिटी हुई थी उसका पुता हुआ मेकअप से पुता हुआ चेहरा और पता नहीं वो नकली गहने थे या असली गहने थे, वो गहने गले में देखे और फिर जब वो अपनी औकात पे आई तो वो फ़ोटो भी मैंने थंबनेल पे दे रखा है, वो फ़ोटो देखिए दोस्तों। यानी जब इंसान परमात्मा सफलता देता है और जब अहंकार आ जाता है आदमी का तो उसका यही हाल होता है। और आज ऐसे ही एक व्यक्ति का और हाल हुआ है। मैं जब उस आदमी से मिला था तो बहुत वास्तव में एक ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का था और आज जो उसकी हरकतें देखी वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि उसका भी एक दिन रानू मंडल वाला ही हाल होगा। तो वो कौन व्यक्ति है और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? मेरा अजीज़ है, वो जानकार है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि इंसान के जो कर्म है ना, वो कर्म ही उसकी सफलता दिलाते हैं और कर्म ही उसका पतन करते हैं। आज अगर वो अपने कर्मों के कारण अगर अर्श पे गया तो फर्श पे भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं बताऊँगा आपको वो कौन आदमी है और क्या उसने कैसे अहंकार का प्रदर्शन किया और कैसे जहाँ से चला था वो एक दिन वहीं आ जाएगा दोस्तों। बस मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अभी गया 5 सेकंड के अंदर वापस आ गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बात है लगभग 2010 के आसपास की। ये डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं ना, तो ये मार्केटिंग करते हुए कोई लड़का आया मेरे पास। तो मैंने वो देखा कि इस लड़के के अंदर एनर्जी है, पढ़ा लिखा लड़का, यंग लड़का है और ये डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए अपना जी उसको बर्बाद कर लेगा ये। तो मैंने उसको अपने पास बैठा के ना मैंने उसको मोटिवेट किया पत्रकारिता के लिए और उसके बाद समझ में आ गई। तो उसने कहा ठीक है सर, आप मुझे पत्रकारिता सिखाइए, मैं पत्रकारिता की लाइन में आ जाता हूँ और मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा। तो मैंने उसको पत्रकारिता सिखाई, जितने भी जो भी गुर थे मैंने उसको सारे सिखाए। तो फिर इंटरव्यू लेना, लास्ट में इंटरव्यू कैसे लिया जाता है वो इंटरव्यू लेना सिखाया। तो सारा सब कुछ शुरू तक में सिखाया था ये मैंने। तो उसने कहा गुरुजी आपने काफ़ी कुछ सिखाया लेकिन मेरा जींद का एरिया है, तो आप मैं मुझे जींद में जाके ट्रेनिंग दे दो। तो मैंने उसको जींद में जाके भी ट्रेनिंग दी। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक काम करो, एक मेरा साला है और उसको थोड़ा बहुत गाने-गुने का, गाने बजाने का शौक है, तो आप एक काम करो उसका इंटरव्यू लेते हैं और आप मेरे पास बैठे रहना, कुछ सवाल आप एक बार शुरुआत आप कर देना और फिर उसके बाद मैं सवाल वगैरह पूछ लूँगा। इस बहाने से उसका इंटरव्यू हो जाएगा, अखबार में उसका नाम आ जाएगा, उसका चर्चा हो जाएगी थोड़ी ही और उसका सपना पूरा हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा क्या काम करता है, कौन है, क्या है? तो उसने कहा मेरा साला है यार, वो गाने बजाने का काम करता है, गाना गाता है। तो उसकी ससुराल में गए हम, उसकी ससुराल थी ब्राह्मणवास, ये जुलाना के पास में पड़ता है। ब्राह्मणवास गाँव, तो वहाँ गया तो वहाँ उसने इंट्रोडक्शन करवाया कि जी ये मेरा साला है। तो मैंने उससे नाम पूछा, उसने बताया कि सर मेरा नाम मासूम है। तो ठीक है, यानी वो जो लड़का था जो मेरे पास पत्रकारिता सीखने आया था उसका नाम था धर्मवीर जी, जिसको कि आज देसी पत्रकार धर्मू के नाम से जानते हैं। तो मैंने उसका मासूम का इंटरव्यू लिया, वो वास्तव में बड़ा प्यारा बच्चा था, अच्छा स्वभाव था, काफ़ी अच्छा वो था और आगे पढ़ने की उसकी इच्छा भी थी। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, काफ़ी कुछ वो किया और मैंने जो लिखना था लिख के ना मैं चलते-चलते कहा वहाँ बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हें सफलता दे लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से नोटिस करना कि नम्रता ज़रूर रखना। परमात्मा सफलता इंसान को अगर मेहनत से, ईमानदारी से काम करता है तो परमात्मा सफलता दे भी देता है। परमात्मा ने तुम्हारी आवाज़ अच्छी दी है, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो और उसको तुम सदुपयोग करना। अगर कल को तुम सफल हो जाते हो तो अहंकार मत करना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, बिल्कुल मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। और वो थोड़े दिनों बाद धीरे-धीरे वो उसके गाने आने लगे, गाने हिट होने लगे, उसका नाम होने लगा। मासूम से उसका पूरा नाम मासूम शर्मा हो गया। तो अब मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा कि एक लड़का जो मेरे शिष्य का जो रिश्तेदार
रहा है, यानी उसका साला है वो सफलता प्राप्त करने लग रहा है। मैं भी उसके गाने देखता, लेकिन तभी दोस्तों वो गन कल्चर को बढ़ावा देने लगा और उसके गानों के अंदर जो शब्द थे ना वो भी अश्लील होने लगे। लेकिन लोग ऐसे उनको आजकल की युवा पीढ़ी है ना, जो जनरेशन है, पता नहीं इसको 5th जनरेशन बोलते हैं या 4th बोलते हैं या कौन-सी बोलते हैं, लेकिन ये आजकल इस चीज़ को पसंद करती हैं। और वो जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उनको ताक पर रख के मरने-मारने के अश्लील शब्द और खुले शब्दों में बोलना या गाली देना, इस तरह की कुछ ज़्यादा वो करती है। तो उस मासूम ने उस चीज़ को शायद समझा होगा और उसने उस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया, गन कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया, अपने गानों के अंदर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालाँकि मैं तब भी पत्रकारिता में था, तो मैंने कहा कि ये गलत है और अगर इस तरह मासूम गन कल्चर को या इसको बढ़ावा देगा तो ये अनुचित है और ऐसा ना हो कि कभी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल हो जाए। लेकिन ख़ैर, लेकिन उसने एक काम और किया दोस्तों, जैसे-जैसे वो हिट होता गया तो वो अहंकार भी आता गया उस मासूम शर्मा के अंदर और वो विवाद करने लग गया और स्टेज पे ऐसा व्यवहार करने लगा कि जैसे वही माइकल जैक्सन है। और दुनिया में भारत के अंदर अगर कोई गायक है तो मासूम शर्मा से बढ़ के कोई है नहीं और वो व्यवहार भी उसका चेंज हो गया, उसकी बोल चेंज होगी और स्टेज के ऊपर जो इस तरह अपने आप को शहंशाह की तरह पेश करना, चलिए वो तो एक प्रेज़ेंटेशन है, कोई बात नहीं, पर लेकिन जो व्यवहार वो करने लग गया स्टेज के ऊपर और लोगों के साथ व्यवहार करने लग गया, उससे ये झलकने लग गया कि इस इंसान के अंदर हद से ज़्यादा अहंकार आ चुका है, सफलता का नशा आ चुका है। और सिर्फ़ भारत में ही नहीं, वो भारत से बाहर भी अगर कहीं गया तो वहाँ पर भी वो अपना ऐसा ही व्यवहार करने लग गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न या कोई दूसरे देश हो, वहाँ पर भी इस तरह करने लग गया। और जब ज़्यादा गन कल्चर को बढ़ावा देने लगा तो उसके कुछ गाने, 8-10 गाने भी बैन कर दिए सरकार ने, यूट्यूब से भी हटा दिए। लेकिन तब तक यूथ के अंदर उसका नाम ऐसा हो चुका था, ऐसा क्रेज़ हो चुका था कि उसको एक तरह से हमारे देश के अंदर पता नहीं क्या ऐसी फ़ॉलोइंग है कि लोग भगवान समझने लग जाते हैं और उसको सिर पे बैठा लेते हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो, गायक हो या फ़िल्मों के एक्टर हो, जबकि सभी को पता है कि नकली जीवन जीते हैं, असलियत इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों और उसी को देखते हुए फ़ॉलोइंग को देखते हुए, फ़ैन फ़ॉलोइंग को देखते हुए ये लोग भी अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं और यही मासूम शर्मा ने किया है। और मासूम शर्मा का व्यवहार अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि वो स्टेज पे जाके न और कोई सरपंच साहब थे। अब सरपंच देखिए जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, गाँव का इज़्ज़तदार आदमी होता है। अगर वो कुछ अपने गाँव के अंदर कोई फ़ंक्शन है तो वो उसके ऊपर बैठ जाता है आके न, तो कोई वो गुनाह थोड़ी करता है। गाँव का आखिर वो प्रतिनिधि है पूरे गाँव का। लेकिन पता नहीं क्यों मासूम शर्मा को ये सहन नहीं हुआ और उसने सरेआम न सिर्फ़ उस सरपंच को नीचे उतार दिया, असभ्यता दिखाई उसके साथ और ये भी कह दिया कि सरपंच क्या, चाहे मैं एमएलए को नहीं मानता, मैं मंत्री को नहीं जानता, यानी उसकी आवाज़ में इतना वो अहंकार था कि ये स्पष्ट लग रहा है कि उसका जितना विकास होना था वो हो लिया और उसी अहंकार के अंदर अब उसका पतन ये सोचो कि शुरू हो जाएगा। और इस तरह अगर जो एक छोटे से लेवल से शुरू होकर नाराज़ ये कहता है कि मैं मंत्रियों को वो नहीं समझता कुछ, जबकि ये लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इनका सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और उन लोगों को ऐसे हड़काता है, ऐसे धमकाता है कि मैं तो सुन के हैरान रह गया। ये जो सरपंच वाला मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मासूम शर्मा के अहंकार की पराकाष्ठा है। लेकिन कई बार दोस्तों पता नहीं क्यों एक हरियाणवी में कहावत होती है कि कुत्ते को घी हज़म नहीं होता। मैं मासूम शर्मा से इसको नहीं जोड़ रहा, लेकिन मैं अ, इसका ज़रूर वो बताना चाहूँगा कि इस तरह जो नीचे से उठ के आदमी आते हैं उनको सफलता हज़म नहीं होती। और जब वो सफलता हज़म नहीं होती तो उनका व्यवहार है ना वो इसी तरह का हो जाता है। वो मासूम शर्मा बन जाते हैं एक तरह से और अपने करियर को, अपनी प्रसिद्धि को, अपनी शोहरत को पचा नहीं पाते और खुद अपने हाथों से ही अपनी सफलता को ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाला टाइम अब मासूम शर्मा के लिए डाउनफॉल का होगा और वो आज जो जिस अर्श पे आसमान की बुलंदियों को छूने लग रहा है, बहुत जल्दी वो फर्श पे भी आ जाएगा, नीचे ज़मीन पे भी आ जाएगा। क्यों? इसके लिए जनता दोषी नहीं होगी, इसके लिए कोई सरपंच या कोई मंत्री, एमएलए दोषी नहीं होंगे, खुद के कर्म दोषी होंगे। क्योंकि अहंकार तो परमात्मा ने रावण का भी ख़त्म कर दिया था। रावण इतना ताकतवर आदमी था कि खुद भगवान को जन्म लेना पड़ा उसको ख़त्म करने के लिए, तो एक आम आदमी की तो हैसियत ही क्या है। तो ये मासूम शर्मा का बहुत ही अनुचित व्यवहार है, बहुत अनुचित उसने इस तरह का वो अहंकार का दिखाया और ये लोग ये कहते हैं कि अहंकार का और परमात्मा का तो हमेशा ही बैर होता है। चलिए दोस्तों, खैर देखते हैं क्या रहे, परमात्मा उसे सद्बुद्धि दे और वो इस मामले में सरपंच से और दूसरे लोगों से माफ़ी माँग कर ना और आगे से अगर वो नम्रता का वो करेगा तो मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा परमात्मा उसको और सफलता दे। चलिए दोस्तों, जो भी देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, आज के लिए इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर वो डाल के कमेंट डाल के बताएँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।